थॉमस हॉब्स संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता। थॉमस हॉब्स को संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता कहा जाता है। हालांकि हॉब्स से 60 वर्ष पहले ही जीन बोधा ने संप्रभुता की व्याख्या कर दी थी और व्याख्या करते हुए कहा था कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। लेकिन साथ ही वह इतना भी अवश्य ही मानता था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार जीन बोधा जहाँ एक तरफ संप्रभुता को सर्वोच्च बताता है, उसकी कोई सीमा नहीं है ऐसा मानता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून आदि से उनकी सीमाएं निर्धारित भी कर देता है। तो इस तरह उसकी बातों में संप्रभुता को लेकर बहुत कन्फ्यूजन नजर आता है और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो वह था थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने संप्रभुता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया। उसने राज्य के निरंकुशवाद का एक सांगोपांग यानी अंगों से पूर्ण एवं अच्छी तरह तथा क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता को उन समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बोधा ने उस पर लगाई थी। और इसीलिए हम थॉमस हॉब्स को संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता मानते हैं। हॉब्स का जीवन परिचय। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी को इंग्लैंड के मासम्बरी नामक स्थान में एक पादरी के घर में हुआ था। हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। एक तरफ जहां प्रजातंत्र के समर्थक थे तो दूसरी ओर राजतंत्र के समर्थक। दोनों ही सत्ता की प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे, जिससे चारों ओर वातावरण में भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था। इसी संदर्भ में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है कि युद्ध के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। संभवतः भय के इसी साम्राज्य ने हॉब्स को डरपोक बना दिया। हॉब्स के पिता को उसके जन्म के समय ही आत्मसुरक्षा हेतु परिवार छोड़कर इंग्लैंड से भाग जाना पड़ा। इसलिए बालक हॉब्स का पालन पोषण उसके चाचा ने किया। हॉब्स बचपन से ही विलक्षित गुणों का धनी था। 6 वर्ष की छोटी उम्र में ही उसने ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 1603 ईस्वी में वह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रविष्ट हुआ और 1608 ईस्वी में मात्र 20 वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री हासिल की। चूंकि हॉब्स के परिवार का संबंध इंग्लैंड के राजघराने से था, इसलिए स्नातक के पश्चात ही वह उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, जिसमें उसका एक शिष्य था विलियम कैवेंडिश। सन 1610 ईस्वी में उसने अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ यूरोप की यात्रा की और इसी प्रकार का शिक्षात्मक भ्रमण उसने 1629 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक किया और काफ़ी ज्ञान अर्जित की। हॉब्स के यूरोप की दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद इंग्लैंड में फिर से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें प्रजातंत्र समर्थकों को जीत मिली और जितने भी राजतंत्र के समर्थक थे उन्हें एक एक करके जेल में डाल दिया जाने लगा। क्योंकि हॉब्स भी राजतंत्र का समर्थक था, इसलिए उसे ये भय लगने लगा कि कहीं उसे भी जेल में न डाल दिया जाए और इसी कारण वह 1640 ईस्वी में भागकर फ्रांस चला गया। उसने अगले 11 वर्ष पेरिस तथा हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बिताए। इसी बीच वह इंग्लैंड से भागकर पेरिस आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय को गणित पढ़ाने लगा। अपने इन 11 वर्षों में उसने राजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र, गणित और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। इसी दौरान उसने 1642 ईस्वी में डीसीवे और 1651 ईस्वी में लेवियाथन जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अपने इन रचनाओं में उसने मानव समाज को कोसते हुए निरंकुश राजतंत्र को सही माना और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किंतु इन पुस्तकों को प्रकाशित होते ही फ्रांसीसी लोग इसके विरोधी बन गए। अपने खिलाफ इसी विरोध को देखते हुए 1652 में उसे भागकर वापस इंग्लैंड आना पड़ा, जहां उसने राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के समक्ष अपना औपचारिक अधीनता का पत्र भेजा। फिर काउंसिल ने उसे इंग्लैंड में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उसकी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 1660 में चार्ल्स द्वितीय, जो फ्रांस में हॉब्स का शिष्य रह चुका था, उसने वापस इंग्लैंड में आकर राजतंत्र को पुनः स्थापित किया और स्वयं राज सिंहासन पर आसीन हो गया। चार्ल्स द्वितीय के सिंहासन पर बैठते ही अब हॉब्स के जीवन पर मंडराने वाले संकट के बादल टल गए थे और चार्ल्स द्वितीय ने उसे तवज्जो देते हुए उसके लिए 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन भी घोषित की। हॉब्स अपने अंतिम समय तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहा। फिर 1679 में 91 वर्ष और 10 महीने की आयु में इस महान दार्शनिक की जीवन यात्रा समाप्त हो गई।